विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स वर्सन्स द माइस्थीनिया ग्रेविस? तो आंसर इज लिग्नोकेन। लिग्नोकेन जैसे ड्रग्स जो होते हैं वो माइस्थीनिया ग्रेविस को ख़राब कर देते हैं, ठीक है, इनको अवॉइड करना चाहिए। ड्रग्स दैट में exaggerate or exacerbate myasthenia gravis are antibiotics. Antibiotics में we have aminoglycosides, streptomycin, tobramycin, kanamycin. एंटीबायोटिक्स में स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, कानामाइसिन ये वर्स कर देते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस की कंडीशन को। ओके, नेक्स्ट क्विनोलॉन्स। क्विनोलॉन्स में एंटीबायोटिक्स होते हैं हमारे पास सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन एंड गैटिओफ्लॉक्सासिन। ये भी हमारे पास माइस्थीनिया ग्रेविस को वर्स करते हैं। मैक्रोलाइट्स, मैक्रोलाइट्स में एरिथ्रोमाइसिन आ जाता है, एजिथ्रोमाइसिन आ जाता है, ठीक है, ये दोनों भी एग्जैजरेट करते हैं माइस्थीनिया ग्रेविस को। नेक्स्ट आती बात नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स की, जो कि सर्जरी के दौरान दिए जाते हैं, जैसे अल्फ़ा ट्यूबोक्यूरेन जिसे क्यूरेट बोलते हैं, पैनक्यूरोनियम, वर्क्यूरियम और एटाक्यूरियम। ये सारे जो नॉन डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो भी माइस्थीनिया ग्रेविस को एग्जैजरेट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं बीटा ब्लॉकिंग एजेंट्स। बीटा ब्लॉकर्स जैसे प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, ये भी माइस्थीनिया ग्रेविस को वर्स करते हैं। देन इज लोकल एनेस्थेटिक्स एंड रिलेटेड एजेंट्स। लोकल एनेस्थेटिक्स में आते हैं प्रोकेन, जाइलोकेन, लार्ज अमाउंट्स में अगर दिया जाता है इनको तो दे वर्सन द माइस्थीनिया ग्रेविस। उसके साथ प्रोकेनामाइड भी वर्सन करता है माइस्थीनिया ग्रेविस में, और एरिथमिया प्रोवाइड करता है, ठीक है, एरिथमिया कर देता है पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट इज बोटुलिनियम टॉक्सिन। बोटॉक्स जो है वो एग्जैजरेट करती है वीकनेस को, नर्व वीकनेस को एग्जैजरेट करती है, जिससे माइस्थीनिया ग्रेविस एग्जैजरेट हो जाता है बोटुलिनियम टॉक्सिन की वजह से। फिर आते हैं क्विनिन डेरिवेटिव्स। क्विनिन डेरिवेटिव्स में क्विनिन आ जाता है, क्विनिडेन आ जाता है, क्लोरक्विनिन आ जाता है, मेफक्यूलिन आ जाता है, जिसको कि लैरियम भी बोलते हैं। ब्रांड नेम है लैरियम, लैरियम, LARIAM सॉरी। फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो एसिटाइल कोलिन को डिक्रीज़ करा देता है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको डिक्रीज़ करवाएगा, ठीक है, तो दिस विल लीड टू डिक्रीज नर्व फंक्शन, जिससे कि माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो और ज़्यादा एग्जैजरेट कर जाता है। माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इन विच द एंटीबॉडीज ब्लॉक द एसिटाइल कोलिन। जो न्यूरो ट्रांसमिशन है उसका ब्लॉकेड हो जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर हमारा ड्रग है जो हमारे न्यूरो ट्रांसमिशन को और ज़्यादा स्लो करता है तो वो एग्जैजरेट कर देगा माइस्थीनिया ग्रेविस को, जिससे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में आगे सिग्नल नहीं जा पाएगा, लीडिंग टू फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस एंड फटीग दैट इम्प्रूव्स विद रेस्ट, ठीक है। अ फटीग दैट इम्प्रूव्स विद रेस्ट और फ्लक्चुएटिंग मसल वीकनेस रहती है माइस्थीनिया ग्रेविस में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक करवा देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द काउंटर एक्टिंग फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव द टूथ बॉडीली? व्हेन द फोर्स ऑफ 120 ग्राम इज अप्लाइड ऑन टू द इंसाइजल एज, इस इमेज के हिसाब से, ठीक है। तो आंसर इसने दिया है 1200 ग्राम फोर्स लगेगी पर mm एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। सी द फोर्स इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस अ लीनियर मोशन। ऐसी फोर्स जो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से पास नहीं कर रही वो लीनियर मोशन करवा देती है। तो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं हम एकदम नीचे, टिपिंग फोर्स लगा रहे हैं एकदम, तो वो भी टूथ के इंसाइजल एज पे। तो फोर्स जो लगेगी वो टेंड टू रोटेट कर देगी, वो दांत को रोटेट करना शुरू कर देगी। अब हमारे पास 120 ग्राम की फोर्स हम दांत के इंसाइजल एज पे लगा रहे हैं और 10 मिलीमीटर दूर ये सेंटर ऑफ रोटेशन से है, ये सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से। तो दैट विल बी 120 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 1200 ग्राम मिलीमीटर्स। इतना फोर्स लग रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हम लगा रहे हैं। अब बॉडीली मूव, अब ये टिपिंग को रोकने के लिए जो काउंटर क्लॉकवाइज जो ऑपोजिंग फोर्स होनी चाहिए दैट इज MC, ठीक है। MC शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1200 ग्राम मिलीमीटर्स एंटी क्लॉकवाइज। इस नीचे इंसाइजल एज वाली फोर्स को काउंटर करने के लिए दो ऑपोजिट फोर्स लगनी चाहिए, वो ऊपर की साइड लगनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो रूट है वो रोटेट ना करे अपनी जगह पे और बॉडीली मूवमेंट दांत की कर सके, ठीक है। नॉर्मल तो रेशो होती है MF/MC, दैट इज जो फोर्स अप्लाइड बाय हमारी डिवाइड बाय फोर्स दैट इज काउंटरिंग शुड बी इक्वल टू 1 फॉर बॉडीली मूवमेंट। अब इसमें 4 केस बनते हैं। अगर हमारी काउंटर एक्टिंग फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू 0, मतलब कि जो M डिवाइडेड बाय F है दैट इज लेस देन 1, तो वहाँ पे प्योरली टिपिंग फोर्स आ जाती है, ठीक। अगर MC डिवाइडेड बाय MF इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, ठीक है, तो M डिवाइडेड बाय F इज इक्वल टू 1 to 7, ये कंट्रोल टिपिंग फोर्स आती है जो हमें चाहिए रहती है, कंट्रोल टिपिंग फोर्स रही है, ठीक है। MC डिवाइडेड बाय MF जो काउंटरएक्टिंग फोर्स है और जो हम फोर्स हमने अप्लाई करी, अगर उसकी रेशो 1 आती है तो मोमेंट टू फोर्स रेशो जो आती है दैट इज 8 to 10, तो यहाँ पे बॉडीली मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। अगर MC डिवाइड बाय MF इज ग्रेटर देन 1, एक से ज़्यादा आ रहा है, मतलब काउंटरएक्टिंग फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो मोमेंट टू फोर्स रेशो इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे टॉर्क लग जाती है,
मतलब यहाँ पे दांत के घूमने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं अगर काउंटर एक्टिंग फोर्स मैक्सिमम लग रही है तो, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि काउंटर एक्टिंग फोर्स, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उससे एक फोल्ड ज़्यादा लग रही है, ठीक है, उससे ज़्यादा लग रही है, तो मोमेंट टू फोर्स रेशियो इज ग्रेटर देन 10, देन देयर विल बी टॉर्क। अगला एक रेडियोग्राफ दिया हुआ है और इसमें एक रेडियोलुसेंसी वाली लाइन, एक गोल सा सर्कल है, उसे आइडेंटिफाई करने को बोला हुआ है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एंटीरियर नेजल स्पाइन, एंटीरियर नेजल स्पाइन, सीधा इंसाइजर्स के बीच में ऊपर वाला नेजल स्पाइन जहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, जहाँ साइनस खत्म हो रहा है, और यहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर है, दैट इज एंटीरियर नेजल स्पाइन। एंटीरियर नेजल स्पाइन ऑफ द ANS इज अ बोनी प्रोजेक्शन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेजल सेप्टम, बोनी प्रोजेक्शन लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेजल सेप्टम, ठीक है, इन द मैक्सिलरी मिडलाइन, in the maxillary midline. Radiographically, the anterior nasal spine appears as V-shaped और triangular point. V-shaped दिखाई देता है या triangular point दिखाई देता है, ठीक है। And this structure is recorded on maxillary central incisor periapical radiograph. Maxillary central incisor periapical radiograph के अंदर ये चीज़ दिखाई देगी। Next is identify the life cycle. इसमें चूहे से स्टार्ट हो रही है और वाइल्ड होस्ट वगैरह में जाके मतलब रोडेंट से स्टार्ट हो रही है किसी भी, ठीक है। तो दैट इज़ अ लेप्टोस्पाइरोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस की लाइफ साइकिल है, ठीक है। दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द रोडेंट्स यूरिन, यूरिन जाता है वाटर या सॉइल में, ठीक है, फिर ह्यूमंस उस सॉइल से कुछ ना कुछ ले लेंगे, ठीक है, या खाना ले लेंगे या फिर एनिमल इस सॉइल को चाट लेगा, फिर एनिमल की यूरिन से आगे जाके ये वाटर या सॉइल में दोबारा जाके ह्यूमन सीजनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल इज लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस, लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस की ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज सिक्रेटेड इन यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स, ठीक है। लेप्टोस्पाइरा इंटेरोगेंस जो है वो यूरिन ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स के अंदर सिक्रेट किया जाता है। फ्रॉम द यूरिन इट कैन कंटामिनेट वाटर, सॉइल, सो वाया फीकल ओरल रूट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ग्रेजिंग एनिमल्स एंड ह्यूमंस। फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन है लेप्टोस्पाइरोसिस का। नेक्स्ट, द रेटिनल सेल्स आर ग्लूड टुगेदर बाय व्हाट काइंड्स ऑफ सेल्स? रेटिनल सेल्स होते हैं दे आर ग्लूड टुगेदर बाय मुलर सेल्स, ऑलराइट। Muller cells are the major type of glial cells. They are major type of the glial cells in the retina and are responsible for the homeostatic and metabolic support of the retinal neurons by mediating the transcellular ion. Transcellular ion को mediate करके glial cells न्यूरोनल सेल्स को एक जगह पे एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। By mediating the transcellular ion, water and bicarbonate, the Muller cells control the composition of the extracellular space fluid and thus maintain the gluing together of the retinal cells. Let's discuss about the order. सबसे पहले आता है रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम, जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है। उसके पीछे रेटिनल पिगमेंटेड एपिथेलियम के पीछे आते हैं कोन्स एंड रॉड्स, ठीक है। कोन्स एंड रॉड्स के पीछे आते हैं हॉरिजॉन्टल सेल्स, मोलर सेल्स, बाइपोलर सेल्स, एमाक्राइन सेल्स, ठीक है। मोलर सेल, हॉरिजॉन्टल सेल, बाइपोलर सेल, एमाक्राइन सेल्स। इन सेल्स के पीछे आते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स, ओके। जो सबसे लास्ट वाली लेयर है गैंग्लियोनिक वाली, उसे बोलते हैं गैंग्लियोनिक सेल लेयर, ठीक है। उससे पीछे वाली जो आती है दैट इज इनर न्यूरोनल लेयर, ठीक है। और सबसे ऊपर वाली जो होती है वो आउटर न्यूरोनल लेयर आ जाती है, ठीक है, या ऑप्टिक न्यूरोनल लेयर। नेक्स्ट, द बिगेस्ट चैलेंज इन ट्रीटिंग दिस केस ऑफ डीप बाइट वुड बी व्हाट, ठीक है। इसमें इंक्रीज कॉलम एंगल होता है ऑफ द सेंट्रल इंसाइजर्स, ठीक है। सेंट्रल इंसाइजर्स का जो एंगल है दैट इज इंक्रीज, बहुत ज़्यादा आगे को आगे होता है और ये पीछे वाले बहुत ज़्यादा पीछे को रिट्रूट करके होते हैं। The column angle is the angle that is formed by the central incisor between the long axis of the crown and the long axis of the root. It indicates high degree of bend in the cemento-enamel junction where the angle is increased and the root is deflected more palatally or more lingually. ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि या तो दांत बहुत ज़्यादा रिट्रूट कर जाता है या बहुत ज़्यादा प्रोक्लाइन कर जाएगा। मैक्सिलरी इज टू मच प्रोक्लाइंड और मैंडिबुलर इज टू मच रेट्रोक्लाइंड, जिसकी वजह से दिस डीप बाइट हैज़ बिन अकरिंग। नेक्स्ट, इन सुपरन्यूमरी टीथ द डिफेक्ट इज ड्यू टू व्हाट? विच स्टेज डिफेक्ट, ठीक है। तो अगर हमारी इनिशिएशन वाली स्टेज में अगर कोई डिफेक्ट आता है तो इट लीड्स टू सुपरन्यूमरी टीथ और पार्शियल एनोडोंशिया, ठीक है। यानी यहाँ पे इनिशिएशन में क्या हो रहा है कि प्रोलिफरेशन ऑफ द ओडोंटोम इज अकरिंग। सेकंड इज हिस्टो डिफरेंशिएशन। हिस्टो डिफरेंशिएशन की स्टेज में अगर कोई दिक्कत आती है तो मतलब डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा है, तो या तो अमीलोब्लास्ट ढंग से नहीं बन पाएगा, दैट इज नोन एज अमीलोब्लास्ट अमीलोजेंसिस इम्परफेक्टा, या डेंटिन ढंग से नहीं बन पाएगी, दैट इज नोन एज डेंटिनोजेंसिस इम्परफेक्टा। फिर आता है मॉर्फो डिफरेंशिएशन। मॉर्फो डिफरेंशिएशन मतलब कि टूथ अपनी मॉर्फोलॉजी ढंग से नहीं ले पाएगा, ठीक है। पहले इनिशिएशन होती है, फिर हिस्टोलॉजिकली वो डिफरेंशिएट करता है, फिर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट करेगा, कौन इंसाइजर बनेगा, कौन मोलर बनेगा, वैसे वैसे। तो मॉर्फोलॉजिकली अगर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा तो दिस विल बी पैक टीथ, मलबरी टीथ, देयर कुड बी माइक्रोडोंशिया, देयर कैन बी मैक्रोडोंशिया, देयर कैन बी टैलेंस कस्प। माइक्रोडोंशिया, मैक्रोडोंशिया, मलबरी टीथ,
टैलेंस का स्पेक टीथ। ऑलराइट, नेक्स्ट एपोजिशन में अगर कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, एपोजिशन स्टेज में कोई दिक्कत आ रही है तो इट विल लीड टू इनेमल हाइपोप्लेजिया और इंटरग्लोबुलर डेंटिन। एपोजिशन मतलब जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका एक साथ कोलाइड करके एक चीज़ बनाना, वो एपोज नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ मिल के कुछ बना नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ नोन एज एपोजिशन, जिसमें इनेमल हाइपोप्लेजिया और इंटरग्लोबुलर डेंटिन में दिक्कत आती है। मतलब इनेमल ढंग से नहीं बन पाता और इंटरग्लोबुलर डेंटिन जो है वो ऐसे फ्लेक्स में रह जाता है, ठीक है, जुड़ नहीं पाता ढंग से। नेक्स्ट, एन ओल्ड फीमेल पेशेंट वांट्स टू गेट रिड ऑफ हर रिंकल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग बोटॉक्स। देखो, बोटॉक्स का जो एक न्यूरोटॉक्सिन होता है बोटॉक्स, दैट इज यूज्ड इन नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिंकल्स, नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक मैनेजमेंट ऑफ रिंकल्स। बोटुलिनियम टॉक्सिन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिरेकल पॉइजन, मिरेकल पॉइजन। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस बायोलॉजिकल सब्सटेंस नोन। इट इज a neurotoxin produced by bacterium Clostridium botulinum। कौन प्रोड्यूस करता है? Clostridium botulinum प्रोड्यूस करता है। दैट इज anaerobic ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड, एनारोबिक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड कौन है? Clostridium botulinum, and it is commonly found in plants, soil, water and intestinal tract of animals. The cosmetic form for botulinum toxin, sometimes referred to as Botox by the patients, is a properly popular injectable that temporarily reduces the facial lines। ठीक है, वो temporarily facial lines या wrinkles को reduce कर देता है, ठीक, क्योंकि nerve conduction को रोक दे रहा है। ठीक है, the most commonly treated areas are frown lines of head creases, crow lines, crow feet। ठीक है, injections of the botulinum toxin block the nerve signals to the muscle where it is injected। विदाउट दिस सिग्नल, जो सिग्नल ही नहीं आएगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वो रिंकल जो है चला जाता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इज व्हाट। देखो, डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस मतलब हम बोन को अलग कर रहे हैं, इतनी स्लो स्पीड में अलग कर रहे हैं कि बीच में कैलस फॉर्मेशन और नई बोन फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, सो डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलस फॉर्मेशन एंड टेंशन ऑन द कैलस फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। ओके, नेक्स्ट, सुपर एंटीजन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच स्पीशीज। 4 स्पीशीज दे रखी हैं, क्लॉस्ट्रीडियम, स्टेफाइलोकोकस, डिप्थीरिया, बैसिलस एंथ्रेसिस। ठीक है, इनमें से सुपर एंटीजन जो है वो स्टेफाइलोकोकस प्रोड्यूस करता है। ठीक, सुपर एंटीजन्स साग्स, SAGS, सुपर एंटीजन्स, दे आर फैमिली ऑफ पोटेंट इम्यूनोस्टिमुलेटरी एंड एक्सोटॉक्सिन्स नोन टू बी प्रोड्यूस्ड ओनली बाय फ्यू बैक्टीरियल पैथोजेंस। पोटेंट इम्यूनोस्टिमुलेटरी एक्सोटॉक्सिन इम्यूनो सिस्टम को पूरा स्टिमुलेट कर देता है। ठीक है, मोर देन 20 डिस्टिंक्ट साग्स हैव बीन कैरेक्टराइज्ड फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे पास होती है बाय स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस में भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। उसके स्ट्रेन्स एटलीस्ट 80% ऑफ द क्लिनिकल स्ट्रेन्स हार्बर 1 सुपर एंटीजन स्पीशीज। 80% स्ट्रेन जो है स्ट्रेप्टोकोकस की, उसमें एक न एक के अंदर 1 साग जीन जो है वो प्रेजेंट होती है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टेन्स एनकोड मैनी सुपर एंटीजन्स, बट हर एक के अंदर एक ना एक तो होगा ही होगा। सुपर एंटीजन्स हैव बीन क्लोजली क्लासिफाइड एसोसिएटेड एंड विद फूड पॉइजनिंग, इट दे आर एसोसिएटेड एंड विद द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। जो सुपर एंटीजन है वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फॉर विच दीज टॉक्सिन्स आर कॉजेटिव एजेंट्स। देखो, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक लाइफ थ्रेटनिंग एक्यूट सिस्टमिक इलनेस होती है, जैसे कि जो सुपर एंटीजन्स कॉज कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सुपर एंटीजन मतलब टॉक्सिन्स, मेनली स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के साथ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स, ये प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि सडन हाई फीवर आता है, सडन हाइपोटेंशन आती है, सडन रैशेज डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड ड्यू टू ऑल दिस हाइपोटेंशन एंड हाई फीवर देयर इज अ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ठीक है, एंड देयर इज मैसिव कॉम्प्रोमाइज ऑफ इम्यून सिस्टम। फिर ये एकदम से इम्यून सिस्टम पे अटैक करने के बाद इम्यून सिस्टम को मैसिवली एक्टिवेट भी कर देता है। ठीक है, पहले एकदम से ये सारी चीज़ें रेज हो जाएंगी, फिर इम्यून सिस्टम फुल्ली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, पहले इम्यून सिस्टम स्लो है बिल्कुल, और इसके एक्शन के बाद एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, 60 ईयर ओल्ड हैज़ अ माउथ ओपनिंग लेस दैन 20 मिलीमीटर्स, ग्रेट डिफिकल्टी विद सीवियर पेन। माउथ ओपनिंग में जब कर रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी, मेडिसिन हैव बीन फेल्ड, व्हाट इज द नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। अगर मेडिसिन फेल होगी तो नेक्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट विल बी आर्थ्रोसेंटेसिस। ऑलराइट, जॉइंट एस्पिरेशन इज अ प्रोसीजर टू रिमूव द एक्सेसिव फ्लूइड थ्रू द नीडल फ्रॉम द जॉइंट, कॉमनली फ्रॉम द नी, एंकल, एल्बो और हिप। ठीक है, TMJ के अंदर भी ये किया जाता है। जॉइंट इंजेक्शन इन्वॉल्विंग द इंजेक्शंस दैट आर प्रॉपरली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली, दैट आर टू रिलीव द पेन।
इन द जॉइंट। इसके साथ साथ जो जॉइंट है उसकी लेवाज भी कर दी जाती है एस्थ्रोसेंटेसिस में। नेक्स्ट, ब्लडी डायरिया इज कॉज बाय ऑल एक्सेप्ट व्हाट। देखो, ब्लडी डायरिया इज कॉज बाय हिस्टोलिटिका, शिगेला एंड कोलाई। ठीक है, ई हिस्टोलिटिका, शिगेला, कोलाई ब्लडी डायरिया कॉज करते हैं, लेकिन विब्रियो कॉलरे जो है वो ब्लडी डायरिया कॉज नहीं करते, ये नॉर्मल डायरिया कॉज करता है, कॉलरा कॉज करता है, सॉरी। डाइसेंट्री इज डायरिया दैट इज एसोसिएटेड विद ब्लड, जिसमें कि पस माइनस म्यूकस होता है। ठीक है, पस माइनस म्यूकस ब्लड सेल्स के साथ भरा होता है ये डाइसेंट्री में डायरिया, एंड रिप्रेजेंट्स द मोर इन्वेसिव इन्फेक्शन ऑफ the microorganism in the body. The most frequently identified organisms causing bacterial diarrhea and bloody diarrhea are E. coli, that is the most common worldwide. ठीक है, Shigella, Salmonella, Campylobacter. Most common in children is Campylobacter. C से Campylobacter, C से children, सबसे ज़्यादा common children में Campylobacter होता है। इसके बाद आता है Yersinia and Clostridium species. Yersinia and Clostridium species. But the hallmark of diarrhea that is caused by Vibrio cholerae. विब्रियो कॉलरे प्रोफ्यूज सिक्रीटरी डायरिया करवाता है, सिक्रीटरी डायरिया। ठीक है, ब्लडी डायरिया नहीं करवाता, सिक्रीटरी डायरिया करवाता है विब्रियो कॉलरे। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स जो होता है वो प्री डायबिटिक और ओबेसिटी वाले पेशेंट्स के अंदर होता है। ठीक है, metabolic syndrome X is a condition that is marked by extra fat around the abdomen, high levels of blood glucose sugar when not eating, जब खाना नहीं खा रहे तब भी blood glucose level बहुत ज़्यादा हाई रहता है, and high levels of triglycerides in the blood. Triglycerides is a type of fat that is in the blood, and low levels of high density lipoprotein. अगर high density lipoprotein कम होंगे तो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो फैट ग्लोब्यूल्स हैं वो बीच में जाके आर्टरीज को क्लॉग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारे फैट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं ब्लड में। ठीक है, और अब बीच में क्लॉग बनना शुरू हो जाएंगे लो डेंसिटी की वजह से, क्योंकि हाई डेंसिटी कम है, तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। फंक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन इन बॉडी इज़ सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन। सॉल्ट और वाटर की रिटेंशन करवाता है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन बेसिकली स्टीरॉयड हार्मोन है जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। ठीक है, तो सॉल्ट और वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाता है एल्डोस्टेरॉन, देयर बाय मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर एंड द लेवल्स ऑफ होम्योस्टेसिस इन द किडनीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वी यूज़ इनफ्लिक्सीमैब। इनफ्लिक्सीमैब TNF अल्फा इनहिबिटर होता है। ठीक है, बेसिकली जब हमारे पास रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है तो इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स हो गई होती है। ठीक है, बिकॉज द मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दे हैव स्पेसिफिक पावर टू ब्लॉक द इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स लाइक TNF अल्फा, इनके साथ जाके बाइंड कर देते हैं इंटरल्यूकिन 6। तो इससे इनके साथ बाइंड करने के बाद दे ब्लॉक द इन्फ्लामेशन दैट इज़ हैपनिंग इन द जॉइंट। ठीक है, अब इन्फ्लामेशन कम होगी तो पेन कम होगी, स्वेलिंग कम होगी, और टारगेटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ द जॉइंट मॉलिक्यूल्स वो भी कम होगा। नेक्स्ट, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स DMARDS। सबसे पहले नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं। नॉन बायोलॉजिकल एजेंट्स में इम्यूनोसप्रेसेंट्स आते हैं, मेथोट्रेक्सेट, एजाथ्रोपाइन और साइक्लोस्पोरिन। एजाथ्रोपिन और साइक्लोस्पोरिन। सल्फासेलाजीन आता है, क्लोरक्यूनिन एंड हाइड्रोक्लोरक्यूनिन, लिफ्लोनामाइड, ये नॉन बायोलॉजिकल ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये भी वही काम कर रहे हैं जो हमारे इन्फ्लामेशन वाले मीडिएटर्स होते हैं उनको जाके रोकते हैं, उनको ब्लॉक कर रहे होते हैं। ठीक है, जिससे कि स्लो डिजीज़ प्रोग्रेशन हो। ठीक है, और डिजीज़ का प्रोग्रेशन जितना स्लो होगा उतना ज़्यादा पेशेंट को कंफर्ट रहेगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं TNF अल्फा इनहिबिटर्स एंड इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर्स। इंटरल्यूकिन 1 एंटागनिस्ट इज एनाकिनरा। ठीक है, TNF अल्फा इनहिबिटर्स इज E10 इरसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज इन्फ्लिक्सीमैब जो हमारा आंसर था यहाँ पे। अगला है अदालीमोमैब। ठीक है, इसके साथ एडजुवेंट ड्रग्स दिए जाते हैं जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन और बाकी ड्रग्स। Corticosteroids are given as an adjunct because they provide rapid anti-inflammatory and immunosuppressive effects. रैपिड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक्यूट फ्लेयर अप जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हुआ है, एक्यूट मीन्स हाईली जो पोटेंट हमारे पास फ्लेयर अप जो हुआ है उसको रोकता है। ठीक है, सो इट हेल्प्स इन फास्टर हीलिंग एंड फास्टर रिलीफ from the symptoms of rheumatoid arthritis in these patients. Next, a 25-year-old woman was diagnosed with a pulmonary tuberculosis and she was on HRZE. ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस की मेडिकेशन की रिजीम पर थी। जीन एक्सपर्ट रिवील्ड रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट बैसिलाई।
ठीक है, रिफैम्पिसिन रेजिस्टेंस वैसिलाई आ गया. शी वॉज गिवन अ सेकेंड लाइन ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर रेजिम. ECG रिवील्ड एबनॉर्मल फाइंडिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कुड हैव कॉज द कंडीशन. इसमें जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो हमारी को दी हुई है दैट इज ECG की अबनॉर्मल फाइंडिंग होगी. तो नया ड्रग है हमारे पास दैट इज बीडाक्यूलिन. बीडाक्यूलिन इज अ न्यू ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ multi-drug resistant tuberculosis. Bedaquiline has a favorable safety profile, but it is known to prolong the QT interval on the ECG. Bedaquiline जो है वो QT interval जो ECG में होता है उसको prolong कर देता है. QT prolong कर जाता है that increases the risk of arrhythmias, especially Torsades de Pointes. Torsades de Pointes, TORSADES DEPOINTES, ये एक कंडीशन बन जाती है बीडाक्यूलिन जो कि नया ड्रग जब हम यूज़ कर रहे होते हैं. इट इज़ अ डेंजरस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, यानी एबनॉर्मली फास्ट हार्ट रिदम हो जाती है इसमें. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय ट्विस्टिंग ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स अराउंड द बेस लाइन ऑफ ECG. जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो बेस लाइन ऑफ ECG के अराउंड ऐसे ट्विस्ट कर जाता है. ठीक है, इट इज़ एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग QT इंटरवल एंड कैन लीड टू फेंटिंग, कार्डियक अरेस्ट एंड सडन डेथ इफ दिस सिम्टम इज नॉट ट्रीटेड. ठीक है, ये जो एरिथमिया अगर इसे ट्रीट नहीं किया गया तो एकदम से बेहोशी, कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ भी हो सकती है. ये सब कुछ बीडाक्यूलिन की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट, ए 50-year-old मैन विद लूज स्टूल्स फॉर 3 months. कैसे स्टूल है? लूज स्टूल्स फॉर 3 months. ही कंप्लेन्स ऑफ स्टूल्स दैट आर पेल इन कलर, स्टमक पेन, माइल्ड ब्लोटिंग, देर इज नो अबनॉर्मलिटी इन प्रोटीन बिलीरुबिन लेवल्स. तो क्या दिक्कत होगी? ठीक है, देखो प्रोटीन बिलीरुबिन लेवल्स अगर नॉर्मल है तो मतलब हमारी बाइल डक्ट जो है वो नॉर्मल लगी. ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है. अगली चीज़ है कि उसको पेल स्टूल्स आ रहे हैं तो मतलब बाइल में कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन बाइल डक्ट में कोई दिक्कत नहीं है. पेन है, 50 साल का बंदा है और लूज स्टूल निकल रहा है उसको. सो आंसर इज बाइल एसिड एब्जॉर्प्शन में कोई दिक्कत है. देयर इज बाइल एसिड माल एब्जॉर्प्शन. Bile acid malabsorption is a gastrointestinal disease. It is common in chronic diarrhea when the bile acids are not properly absorbed by the intestines. Bile acids are not properly absorbed by the intestines. They build up. ठीक है, absorb नहीं होंगे इंटेस्टाइन के अंदर और वो बिल्डअप करना शुरू कर जाएंगे इंटेस्टाइन के अंदर. अब इंटेस्टाइन में कोई भी चीज़ बिल्डअप करती है तो वो एक नॉर्मल ऑस्मोटिक बैलेंस को डीरेंज कर देती है, अपसेट कर देती है. सो एक्सेसिव ऑफ बाइल ट्रिगर्स your colon to secrete extra water so as to maintain the osmolality of the intestine. तो एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलता है जो एक्सेसिव बाइल है उसके साथ, और एक्सेसिव वाटरी स्टूल जो है वो निकलते हैं. बाइल एसिड माल अब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज के अंदर. नेक्स्ट, देयर वाज अ यंग पेशेंट विद द हिस्ट्री ऑफ मिट्रल रिगार्जिटेशन. मिट्रल रिगार्जिटेशन की हिस्ट्री है. ही अंडरगोज वाल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी. विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग इन दिस पेशेंट. देखो, अगर वाल्व रिप्लेसमेंट थेरेपी है देन द ड्रग दैट इज गिवन इज वॉरफेरिन. ऑलराइट, वॉरफेरिन दिया जाता है. वॉरफेरिन इज चोजन बिकॉज जब प्रोस्थेटिक मैकेनिकल मिट्रल वाल्व लगाया जाता है तो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन रहता है, और वॉरफेरिन लॉन्ग टर्म एंटीकोएगुलेशन प्रोवाइड करता है बाय इनहिबिटिंग विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रोक देता है जो विटामिन के ऊपर डिपेंडेंट है. बाकी जो ऑप्शन है वो एंटी प्लेटलेट ड्रग के दिए हुए हैं. ठीक है, एस्पिरिन एंटीप्लेटलेट ड्रग है, क्लोपिडोग्रेल एंटीप्लेटलेट ड्रग है, प्रासुग्रेल जो है वो भी एंटीप्लेटलेट ड्रग है. प्रासुग्रेल का दूसरा नाम होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन. ठीक है, ये सब जो होते हैं ये इतने सफिशिएंटली थ्रोम्बोसिस को रिमूव नहीं कर पाते. ठीक है, और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन को हम मेनली शॉर्ट टर्म ब्रीजिंग थेरेपी के लिए देते हैं. इसीलिए वी गो फॉर, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थ्रोम्बस नहीं बनना चाहिए, उसका रिस्क अवॉइड करने के लिए, फुली रिस्क अवॉइड करने के लिए वी गिव वॉरफेरिन. Next, the usefulness of the screening test depends upon what? Usefulness of the screening test, it depends upon the sensitivity of the test. कि कितना sensitive है test. ठीक है, a screening test should be sensitive enough to detect the possible cases. कि अगर कोई भी केस आ रहा है, अगर 100 केस आ रहे हैं तो उसमें से कम 99 तो वो डिटेक्ट करे, इतना sensitive तो हो वो. Specificity is not important. After screening we can apply confirmatory test for high specificity, but sensitivity is important. ताकि कोई भी मरीज़ जो है वो छूट ना जाए, कोई भी डिजीज़ जो है वो अनरिकग्नाइज ना रह जाए. कौन सी डिजीज़ है वो फ़र्क नहीं पड़ता, स्पेसिफिसिटी बाद में चेक हो जाएगी, लेकिन डिजीज़ है ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो सबसे ज़्यादा यूजफुल स्क्रीनिंग टेस्ट इज सेंसिटिविटी टेस्ट. नेक्स्ट, पेशेंट विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 5 ग्राम पर डेसीलीटर, दैट इज़ एनीमिया, और न्यूट्रोपीनिया हो गया, मतलब TLC काउंट जो है वो उसका 3 times 103 हो गया, 3x 103 हो गया. ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, दैट इज प्लेटलेट काउंट इज लेस देन
20,000 but no splenomegaly is seen. What is diagnosis? न्यूट्रोपीनिया है, अनीमिया है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है. So this could lead to aplastic anemia. It is the main cardinal feature of aplastic anemia. In neutropenia plus anemia उसको कहते हैं हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उन दोनों को मिलकर बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया. एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि बोन मैरो जो होती है दैट फेल्स टू प्रोड्यूस ऑल 3 रेड ब्लड सेल्स. मतलब जितने भी तीनों सेल्स होते हैं उसमें एप्लास्टिक एनीमिया में वो नहीं बन पाते. आरबीसी नहीं बन पाते, डब्ल्यूबीसी नहीं बन पाते, प्लेटलेट नहीं बन पाते. दिस अकर्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ हेमोपोएटिक स्टेम सेल्स बाय ऑटो इम्यून अटैक, ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन या फिर टॉक्सिन्स. ठीक है. देखो स्प्लीनोमेगैली इसमें अकर नहीं करती है बिकॉज स्प्लीनोमेगैली यूजली तब अकर करती है जब स्प्लीन जो है वो एक्टिवली सिक्वेस्टरिंग या फिर एक्टिवली जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, जैसे कि हीमोलिटिक अनीमिया वाली कंडीशन जो हो जाती है तब स्प्लीनोमेगैली होती है. लेकिन एप्लास्टिक अनीमिया में द प्रोडक्शन इज विद द फेलियर ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है. मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे, वहाँ पे फेलियर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा स्प्लीन के अंदर ज़्यादा. ठीक है. तो इसलिए स्प्लीन जो है दैट इज इन नॉर्मल इन साइज एंड एप्लास्टिक अनीमिया हमारे पास आंसर आ रहा है. Next, ameloblastoma arises from what? Ameloblastoma arises from the cell rests of dental lamina. ठीक है. जो dental lamina होता है उससे ameloblastoma arise करता है. Next, the neuralgia at the trigger point within the tonsillar region with the ear pain is associated with which nerve? देखो neuralgia tonsillar region में है, ear pain अकर कर रही है, trigger area tonsillar area, तो the nerve associated will be glossopharyngeal nerve. Next, a patient with malar rest, erythema, oral ulcers and photosensitivity under sunlight is suffering from what? Systemic lupus erythematosus. 3 चीज़ें. सबसे पहले malar rash, erythema, oral ulcers with photosensitivity under normal sunlight. तो this is the features of systemic lupus erythematosus. Next, wound healing is faster in, तो अलग अलग पेशेंट बताए हुए, डायबिटिक्स, हीमोफिलिक्स, पेशेंट विथ स्टीरॉयड थेरेपी एंड हाइपरथायरॉयडिज्म. देखो हाइपरथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो वुंड हीलिंग भी फास्टर होगी. सी व्हाट इज हैपनिंग इन हाइपरथायरॉयडिज्म इज बेसिल मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस इज इंक्रीज्ड. बीएमआर और प्रोटीन सिंथेसिस जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट कर जाता है, जिससे सेल रिपेयर और टिश्यू प्रोलिफरेशन भी इंक्रीज कर जाएगा. दिस एनहांसेस द ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड ब्लड फ्लो and more nutrients and energy will be provided to the healing tissue. So healing is faster in hyperthyroidism. Next, after injury what are the sequence of inflammation? इंजरी के बाद इन्फ्लामेशन कैसे होती है? सबसे पहले जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पे एक रेड लाइन डेवलप हो जाती है. ठीक है. रेड लाइन के बाद वहाँ पे एक व्हील सा डेवलप हो जाता है, एक रेज सरफेस डेवलप हो जाता है. एंड थर्ड थिंग इज फ्लेयर अप. रेड लाइन, व्हील एंड फ्लेयर अप, RWF. फ्लेयर अप लास्ट में होता है. इसमें इन्होंने पूछा सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लामेशन. ठीक है. सीक्वेंस ऑफ इन्फ्लामेशन में यही चीज़ें होती हैं. ओरिजिनल थ्योरेटी का अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है वैस्कुलर फेज. वैस्कुलर फेज में वेजो कंस्ट्रिक्शन होती है, दैट इज फॉलोड बाय वेजोडाइलेशन. सबसे पहले वेजो कंस्ट्रिक्शन, दैट इज फॉलोड बाय वेजोडाइलेशन. वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह सबसे पहले हमारे पास रेड लाइन डेवलप हो जाती है. ठीक. उसके बाद आता है वेजो कंस्ट्रिक्शन के बाद एक्सुडेटिव फेज. एक्सुडेटिव फेज में वैस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, लीडिंग टू एडीमा और रेज सरफेस. ठीक है. फ्लूइड एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है. थर्ड इज सेलुलर फेज. वैस्कुलर फेज, एक्सुडेटिव फेज, सेलुलर फेज में न्यूट्रोफिल्स अराइव करते हैं और मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज जो हैं वो डेब्रिस को रिमूव कर देते हैं वहाँ से. एंड फोर्थ इज मीडिएटर रिलीज. फोर्थ में हमारे पास इन्फ्लामेशन होगी, जो मतलब हिस्टामिन, साइटोकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन होगी, वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे. अब मीडिएटर रिलीज के बाद रेजोल्यूशनरी रिपेयर स्टार्ट हो जाता है. इन्फ्लामेशन सबसाइड करती है, डैमेज टिश्यू जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय द रीजनरेटेड सेकेंडरी फाइब्रोस्ट लेयर. यहाँ पे अगर हम पूरी एक सीक्वेंस की बात करें तो रेड लाइन्स विल बी सबसे पहले, देन देयर विल बी वेजो कंस्ट्रिक्शन फॉलोड बाय वेजोडाइलेशन, देन देयर विल बी अ व्हील ऑफ, और उसको कह सकते हैं हम एक सीक्वेंस ऑफ एडीमा हो सकता है. ठीक है. रेड, और फिर इस व्हील ऑफ एडीमा के बाद देयर विल बी अ फ्लेयर अप एंड फ्लेयर अप के बाद देयर विल बी रेजोल्यूशन. Next, myoepithelial cells are responsible for contraction. What additional tumor suppressive action is provided by myoepithelial cells? Myoepithelial cells में tissue inhibitors होते हैं of matrix, जिनको कि metalloproteins बोला जाता है. Tissue inhibitors of matrix और metalloproteins are present, are the additional action of myoepithelial cells. Next, a man has a acute kidney failure. Acute kidney failure हो गया. On investigation, his blood shows thrombocytopenia and cystiocytes. These findings are suggestive of what diagnosis? देखो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, मतलब प्लेटलेट्स का काउंट कम हो गया, और सिस्टियोसाइट्स हो गए. सिस्टियोसाइट्स का मतलब होता है कि फ्रेगमेंटेड रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो ब्लड स्मीयर के अंदर देखे जाते हैं. दे आर यूजली प्रेजेंट इन द कंडीशंस जहाँ पे आरबीसी डैमेज हो रहा है, जैसे माइक्रोएंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, डिसेमिनेटेड इंटरवैस्कुलर कोएगुलोपैथी,
थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा या फिर मैकेनिकल हार्ट वाल्व वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पे ये सिस्टोसाइट्स दिखाई देते हैं। लेकिन यहाँ पे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भी है, क्योंकि क्या हो रहा होता है कि जो थ्रोम्बोसाइट्स जितने प्लेटलेट्स होते हैं बॉडी के अंदर वो सारे जो हैं वो टीटीपी के अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर स्मॉल क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। इन क्लॉट्स को बनाने के लिए जो प्लेटलेट्स हैं वो यूज़ अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से टीटीपी की कंडीशन रेज हो जाती है। टीटीपी दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इट इज़ अ रेयर ब्लड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ब्लड क्लॉट्स फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। थ्रू आउट द बॉडी ब्लड क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। इट लीड्स टू थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दैट इज लो प्लेटलेट्स, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, दैट इज सिस्टियोसाइट्स, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। और इससे कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज भी हो सकता है, स्पेशली ब्रेन के अंदर अगर क्लॉट रुक जाता है तो ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगी। किडनीज के अंदर हो जाता है तो किडनी फेलियर हो जाता है। नेक्स्ट, अ डायबिटिक पेशेंट ऑन मेटफॉर्मिन डेवलप्स डेफिशिएंसी टू विच विटामिन। मेटफॉर्मिन से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी मेटफॉर्मिन से हो जाती है। नेक्स्ट, अ डायबिटिक पेशेंट विद रीनल प्रॉब्लम विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कैन नॉट बी गिवन। रीनल प्रॉब्लम है तो मेटफॉर्मिन हम नहीं देते। सी, रीनल इम्पेयरमेंट करवा देती है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन बेसिकली रीनल लैक्टिक एसिड जो होती है उसका एसिड मतलब इंक्रीज लेवल करवा देती है। एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड जो है उसको इंक्रीज करा देती है, जिससे लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है इन द किडनीज। दैट्स अ पोटेंशियल फेटल कॉम्प्लिकेशन फॉर किडनीज, ठीक है। अब विटामिन बी डेफिशिएंसी की जब हमने बात करी, देखो अब्जॉर्प्शन विटामिन B12 का, उसी को मेटफॉर्मिन जो है वो इलियम से डिस्टर्ब कर देती है। इलियम में विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, जिसको कि मेटफॉर्मिन जो है वो ऑल्टर कर देती है। कैसे ऑल्टर करती है? जो ये विटामिन B12 है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए गट का माइक्रोबायोटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब गट के माइक्रोबायोटा के ऊपर पहले ही जाके मेटफॉर्मिन जो है वो हमला कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से विटामिन B12 इज नॉट बीइंग अपटेकन बाय द इलियम। नेक्स्ट, हेल्थी ह्यूमन वॉलंटियर्स आर इंक्लूडेड इन विच क्लिनिकल ट्रायल फेज। जब फेज़ 1 चल रहा होता है तब क्लिनिकल ट्रायल्स का, तब हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स जो होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन इज सीन इन विच डिजीज़। इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन अमंग द फॉलोइंग डिजीजेज। क्रॉन्स दी है, अल्सरेटिव कोलाइटिस दी है, सीलिएक स्प्रू दिया है, एंड फोर्थ इज ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम में इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन देखी जाती है। नेक्स्ट, द प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया 4 इज लोकेटेड वेयर। आंसर इज प्री सेंट्रल गायरस। प्राइमरी मोटर एरिया, एरिया 4 जो है वो प्री सेंट्रल गायरस में लोकेटेड होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी कॉजेज व्हाट। देखो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी कॉजेज हीमोलिटिक एनीमिया, ठीक है, स्ट्रेट अप क्वेश्चन है, हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है ये। नेक्स्ट, इन पेरियोडोंटल पॉकेट विच फैक्टर डायरेक्ट्स द ट्रीटमेंट प्लान। देखो, दो चीज़ें डायरेक्ट करते हैं ट्रीटमेंट प्लान को। फर्स्ट इज नेचर ऑफ द पॉकेट एंड सेकंड इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पॉकेट। नेचर ऑफ द पॉकेट में हमारे पास मतलब होता है कि अगर हमारे पास जिंजाइवल पॉकेट है, पेरियोडोंटल पॉकेट है, ट्रू पॉकेट है, सूडो पॉकेट है। अगर जिंजाइवल है तो उसको बोलते हैं सूडो, और पेरियोडोंटल पॉकेट है तो उसको बोलते हैं ट्रू पॉकेट। हमारे पास सुपरा बोनी पॉकेट है, इंफ्रा बोनी पॉकेट है, किस तरह की पॉकेट है, ये सारी पॉकेट्स का कंबाइंड कम्प्लेक्स है। वो डिपेंड करता है कि और पॉकेट कितनी एक्सेसिबल है। क्या हमें फ्लैप रेज करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्या फ्लैप रेज करने के बगैर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दैट डिफेक्ट्स और दैट डिटेक्ट्स द पेरियोडोंटल ट्रीटमेंट प्लान। ऑलराइट, the periodontal attachment of epithelium to the previously denuded to surface of the cementum is called what। देखो, अगर previously denuded surface जो है cementum का, वहाँ पे हम periodontal attachment दोबारा करवाते थे, that is the formation of new attachment, ठीक। नेक्स्ट, अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज लीड्स टू ऑल एक्सेप्ट व्हाट। देखो, अपर मोटर न्यूरॉन से हमारे पास हेमीप्लीजिया हो सकता है, स्पैस्टिसिटी हो सकती है, एंड हाइपरटोनिया हो सकता है। चौथा ऑप्शन जो नहीं होता दैट इज मस्कुलर एट्रोफी। अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज से मस्कुलर एट्रोफी नहीं होती। हेमीप्लीजिया का मतलब होता है कि एक साइड ऑफ द बॉडी जो होती है वो पैरालाइज हो जाती है। स्पैस्टिसिटी का मतलब होता है कि इंक्रीज मसल स्टिफनेस हो जाती है, जिससे कि मूवमेंट नहीं कर पाता पेशेंट। और एक साइड पे क्या होता है कि अबनॉर्मल हाई एक्टिविटी हो जाती है मसल टोन की, हाथ पैर हिलने शुरू हो जाएंगे। रेस्ट पे है तो पैर हिल रहे हैं, हाथ हिल रहा है, कोई उसका कंट्रोल ही नहीं रहता है। देखो, मस्कुलर एट्रोफी इज नॉट यूजुअली रिलेटेड टू अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज बिकॉज अपर मोटर न्यूरॉन लीजन्स दे कॉज स्पैस्टिसिटी एंड इंक्रीज टोन, ठीक है। मसल फाइबर लॉस नहीं करवा रहा है वो। एट्रोफी जो होती है दैट इज लिंक्ड टू लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज, ठीक है, जहाँ पे नर्व सप्लाई टू द मसल इज लॉस्ट नीडिंग टू वेस्टिंग एंड वीकनेस ऑफ द मसल। जब नर्व सप्लाई ही लॉस्ट हो जाती है लोअर मोटर न्यूरॉन डिजीज में, तब हमारे जो मस्कुलर एट्रोफी है वो अकर करती है।
Next study was conducted between the to identify the association between smoking and diabetes. ठीक, but it was found that majority of the participants were also alcoholic. तो bias found in this study is what? This is the confounding bias. Confounding bias मतलब हम एक स्टडी कर रहे थे, पहले से किसी और चीज़ की स्टडी कर रहे थे, लेकिन उसमें करते करते हमारे को एक और चीज़ मिल गई जो उन सभी में कॉमन है, तो उसकी स्टडी भी होगी. तो confounding bias अकर कर गया. Confounding bias occurs when an outside factor or confounder is associated with both the exposure and the outcomes, that is distorting the true relationship between them. कि अल्कोहलिक जो है वो डायबिटीज़ के साथ भी कंसीडर कर रहा है और स्मोकिंग वाले भी अल्कोहलिक है. ठीक है, तो स्मोकिंग और अल्कोहलिज्म दोनों ही डायबिटीज़ कॉज कर रहे हैं, तो ये एक कंफाउंडिंग बायस हो गया. ठीक है, कि एक तीसरा फैक्टर आके आउटकम को चेंज कर गया, हमारे अफेक्ट कर गया आउटकम को. ठीक है, मतलब कॉज लिंक इफेक्ट जो वो थोड़ा सा कंफाउंड कर दिया, चेंज कर दिया इसने. नेक्स्ट, डबल प्रोसेसिंग इज डन इन व्हाट केस? डबल प्रोसेसिंग इज डन इन लार्ज साइज ऑब्चुरेटर्स. ठीक है, डबल प्रोसेसिंग टेक्निक फॉर ऑब्चुरेटर इज टू मिनिमाइज एंड ऑप्टिमाइज द वेट एंड थिकनेस ऑफ द बल्ब इन ऑब्चुरेटर. Next, a 43-year-old female had left maxillary tooth removed by the dentist. Upon examining the tooth following the extraction, he discovered the distobuccal root was fractured and was not present. ठीक है, जब उसने सॉकेट को एग्जामिन किया तो वहाँ पे मिसिंग रूट जो थी वो उसके एल्वियोलस के अंदर फंसी हुई थी. ठीक है, जब अटैम्प्ट्स उसने किए उस मिसिंग रूट को निकालने के लिए तो वो सडनली गुम हो गई उस सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर. तो एक्सरे में रूट कहीं ना कहीं पड़ी हुई दिख रही है, लेकिन क्या रूट को क्या हुआ होगा? ठीक है, पहली चीज़ है द फ्रैक्चर्ड रूट हैज़ पेनिट्रेटेड द बोनी पार्ट ऑफ द साइनस फ्लोर बट नॉट द म्यूकोपेरिस्टल लाइनिंग. ये गलत स्टेटमेंट है. ठीक है, मैक्सिलरी फ्लोर के अंदर इतनी जल्दी नहीं जाती है क्योंकि मीजियोबक्कल रूट ज़्यादा पास होती है, डिस्टोबक्कल नहीं होती पास. द रूट इज लोकेटेड इनसाइड द मैक्सिलरी साइनस. अगर मैक्सिलरी के पास जाएगी नहीं तो डिसलोकेट कैसे होगी? रूट जो होती है वो डिस्टोबक्कल रूट इज़ मोस्टली, अगर वो निकाल रहा था और थोड़ी सी कहीं नहीं, तो वो मोस्टली क्या होती है कि एल्वियोलर बोन और एल्वियोलर सॉफ्ट टिश्यूज़ के बीच में कहीं फंसी होगी. ठीक है, इन दो के बीच में कहीं फंसी होगी. एंड दिस इज़ यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ एक्सरे. ठीक है, एक्सरे से देख कर ही पता लगता है कि हमारी मैक्सिलरी लाइनिंग जो साइनस की लाइनिंग है वो ब्रेक हुई है नहीं हुई है, उसके अंदर कुछ चीज़ लॉज कर रही है नहीं कर रही है. तो यहाँ पे जो एक्सरे है उसमें कहीं पे भी कुछ भी लॉज नहीं कर रहा है. ठीक है, और साइनस पे लाइनिंग भी इंटैक्ट है. तो यहाँ पे जो रूट है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर बिटवीन द एल्वियोलस एंड द सॉफ्ट टिश्यूज़ वो कहीं ना कहीं फंसी हुई होगी. नेक्स्ट, द डेंटल कॉम्पनसेशन इन क्लास 3 स्केलेटल क्लास 3 इज़ व्हाट? देखो, स्केलेटल क्लास 3 में रेट्रोक्लाइन लोअर इंसाइजर्स होते हैं एंड प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर्स होते हैं फॉर द डेंटल कॉम्पनसेशन. ठीक है, व्हाट इज कॉम्पनसेशन? इट इज़ द कंस्टेंट ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ स्ट्राइविंग टुवर्ड्स द अल्टीमेट होम्योस्टेसिस फॉर च्यूइंग एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ फंक्शन ड्यूरिंग ग्रोथ. ठीक है, बॉडी खुद ही मेंटेन कर रही होती है कि अगर हमारी मैंडिबल आ गया तो जो मैंडिबुलर इंसाइजर्स हैं उनको थोड़ा सा पीछे को टिल्ट कर देगी, मैक्सिलरी को आगे फ्लेयर अप कर देगी ताकि एक स्ट्राइविंग होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सके. व्हेन द ग्रोथ प्रोसेस इज कंप्लीट द स्टेट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इक्विलिब्रियम हैज़ बीन अचीव्ड, तब ये चीज़ रुकती है. इन क्लास 3 स्केलेटल प्रोक्लिनेशन ऑफ मैक्सिलरी इंसाइजर्स एंड रेट्रोक्लिनेशन ऑफ मैंडिबुलर इंसाइजर्स अकर. ये क्यों हो रहा है? दैट इज़ टू कॉम्पनसेट द रेट्रोग्नाथिक मैक्सिला और प्रोग्नाथिक मैंडिबल. रेट्रोग्नाथिक मैक्सिला को कॉम्पनसेट करने के लिए या फिर प्रोग्नाथिक मैंडिबल को कॉम्पनसेट करने के लिए ये चीज़ हो जाती है. इन स्केलेटल क्लास 2 केसेस लोअर एंटीरियर्स गेट प्रोक्लाइन. अब अगर थोड़ी पीछे है, क्लास 2 का केस है, तो लोअर एंटीरियर्स प्रोक्लाइन हो जाते हैं. ठीक है, और मैक्सिलरी प्रोग्नाथिज्म जो है वो मतलब मैक्सिलरी जो इंसाइजर्स हैं वो रेट्रोक्लाइन हो जाते हैं. ठीक है, ये क्लास 2 की बात आ गई. क्लास 3 का आंसर हमें मिल गया है कि हमारे पास रेट्रोक्लाइन लोअर इंसाइजर्स होंगे और प्रोक्लाइन अपर इंसाइजर्स होंगे. नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन क्लियरिंग एजेंट यूज्ड इन हिस्टोपैथोलॉजी इज व्हाट? सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड क्लियरिंग एजेंट इज ज़ाइलिन. ZXYLENE, ज़ाइलिन. नेक्स्ट, द आर्टिफैक्ट इन द IOPA गिवन बिलो इज ड्यू टू व्हाट? आंसर जो हम टिक करेंगे वो है, देखो अगर हम टिक करते तो हम लिखते कि मूवमेंट हो गई पेशेंट की ड्यूरिंग एक्सरे शूटिंग, लेकिन ये मूवमेंट का केस नहीं है, ये तभी क्वेश्चन दिया गया. इट इज़ इनसफिशिएंट क्लीनिंग ऑफ PSP, जो फोटो फॉस्फोस्टिमुलेटर होता है. ठीक है, जो फोटो स्टिमुलेट फॉस्फोरस प्लेट होती है जिसके ऊपर हम इस फिल्म को डेवलप कर रहे होते हैं. ठीक है, वो बेसिकली हम किसी भी एक्सरे को लेके उसको डिजिटल स्कैन में बनाने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, तो पिछले स्कैन का जो मोलर है ये वो चीज़ है, ये पिछले स्कैन का मोलर है जो रह गया और उसके ऊपर ही हमने नया एक्सरे जो है वो उसको स्कैन कर लिया है, तब उसकी वजह से ये आर्टिफैक्ट आया है.
The above image shows the double image of molar resulting in incomplete erasure of previous image of posterior periapical region and retake is taken. ठीक है, retake is taken और उसके बाद ही हमने उसी के ऊपर इंसाइजर वाला रीजन जो है वो स्कैन कर लिया है. So answer is insufficient cleaning of PSP. Next, the opioid with anticholinergic action is what? तो आंसर है pethidine. Pethidine is a less potent opioid drug that has a faster onset of action and shorter duration of action than morphine. Okay, pethidine acts as a weak agonist of opioid receptors. ठीक है, it is a weak agonist of opioid receptors. opioid receptor के ऊपर जाके sedation और analgesia cause करवाता है ये. Pethidine was originally synthesized for its anticholinergic properties and can produce tachycardia, जेरोस्टोमिया एंड एटीन्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन. मतलब बंदा कहाँ पे उसको सोच पोच नहीं रहती है, एटीन्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है. इसके साथ साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन. ठीक है, कोडीन का भी हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट होता है. ऑलराइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बोन कंट्रीब्यूट्स टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ? जो कोलेजन होता है बोन के अंदर दैट कंट्रीब्यूट्स टू हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोन. क्यों? क्योंकि कोलेजन टेंसाइल स्ट्रेंथ नेमली द रेजिस्टेंस टू बीइंग पुल्ड अपार्ट उसको कॉज करवाता है. रेजिस्टेंस टू बीइंग पुल्ड अपार्ट. हाइड्रोक्सी एपेटाइट गिव्स द बोन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस फॉर बीइंग कंप्रेस्ड. हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉर कंप्रेशन एंड कोलेजन फॉर टेंशन. ठीक है, कोलेजन उसको अपार्ट नहीं होने देता और हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो है उसको कंप्रेस नहीं होने देता. नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज कॉज्ड बाय व्हाट? 4 ऑप्शन दिए, उसमें से टेंशन न्यूमोथोरैक्स इज अ कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक. बाकी ऑप्शन जो है वो सीवियर बर्न है, मायोसाइटिस है, पैनक्रिएटाइटिस है. सीवियर बर्न में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही, मायोसाइटिस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही है और पैनक्रिएटाइटिस में भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रही, लेकिन टेंशन न्यूमोथोरैक्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है. ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द शॉक. 4 टाइप्स ऑफ शॉक जो होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक होता है. कॉज्ड बाय फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड. Obstruction can occur at any level of the greater vessels or the heart itself. The cause of obstruction is pulmonary embolism, cardiac tamponade, tension pneumothorax. Pulmonary embolism, cardiac tamponade and tension pneumothorax. जितनी तीनों चीज़ होती हैं तीनों लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं. The examples of obstructive shock are acute pericardial tamponade, tension pneumothorax, pulmonary or systemic hypertension and congenital or acquired outflow of obstructions by the patient. A 48-year-old male patient comes for dental extraction. He was on ibuprofen and after a few days severe bloody crusts of ulcers on the palates were noticed. There is no involvement of eye skin or external genitalia. What is this condition? देखो, ना ही हमारे पास एक्सटर्नल जेनिटेलिया गया है, ना ही हमारे पास आई स्किन के ऊपर कोई इन्वॉल्वमेंट है. सिर्फ हमारे पास जो इन्वॉल्वमेंट है वो पैलेट के ऊपर है, वो भी अल्सर्स हैं ब्लडी क्रस्ट की. सो आंसर इज एरिथमा मल्टीफॉर्मे, जो कि पूरे पैलेट पर है, एक बायलेटर यूनिलेटर साइड पे नहीं होते. एरिथमा मल्टीफॉर्मे में दोनों साइड पे इन्वॉल्व हो जाता है. एरिथमा मल्टीफॉर्मे इज मेजर. इट इज़ कंसिडर्ड एज टू बी मोर एग्रेसिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टराइज इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल म्यूकोजल लीजन्स accompanied बाय टाइपिकल टारगेट स्किन लीजन्स. एरिथमा मल्टीफॉर्मे में टारगेट स्किन लीजन बन जाते हैं ऐसे करके. द ओरल लीजन्स इनिशियली मैनिफेस्ट विद एडिमा, एरिथमा और erythematous macules of the lips, buccal mucosa, followed by development of multiple vesicles and bullae that quickly rupture and result in pseudomembrane formation in the palate. Pseudomembrane formation बना देता है palate के अंदर. It appears to be an allergic reaction that occurs in response to medications such as ibuprofen, या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या इलनेस की वजह से हो सकता है. एरिथमा मल्टीफॉर्मे. स्टीवन जॉन्स सिंड्रोम. इट इज़ अ वेरी सीवियर बल्बुलस फॉर्म ऑफ एरिथमा मल्टीफॉर्मे विद अ वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्किन, ओरल कैविटी, आइज और जेनिटेलिया. ठीक है, तो यहाँ पे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम तक बात नहीं पहुँची है क्योंकि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में हमारी आइज, स्किन, ओरल कैविटी, जेनिटेलिया ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाती हैं. ठीक है. Next, a 14-year-old patient reported with a chief complaint of mobile teeth. On further examination, he revealed that he had early exfoliation of his primary teeth and now his erupted permanent teeth are also mobile. Gene analysis reported involvement of cathepsin C gene. कौन सी? Cathepsin C gene involvement. He also has hyperkeratosis on the soles and palm. Identify the condition. ये कंडीशन होती है पैपिलॉन लेफेब्रे सिंड्रोम.
ठीक है, दांत मोबाइल रहते हैं इसमें, अर्ली एक्सफोलिएशन प्राइमरी टीथ की हो जाती है, जो परमानेंट निकलते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मोबाइल निकलते हैं, ठीक है। और जीन रिपोर्ट में उसकी जो कैथेप्सिन सी जीन होती है वो इन्वॉल्व होती है। पेपिलोन-लेफेवरे सिंड्रोम, इट इज़ अ रेयर ऑटोसोमल डिसऑर्डर caused by cathepsin C gene mutation, cathepsin C gene mutation की वजह से होती है, leading to deficiency of cathepsin C enzymatic activity. This disease is characterized by palmoplantar hyperkeratosis. पेपिलोन-लेफेवरे सिंड्रोम में palmoplantar hyperkeratosis होती है, loss of deciduous and permanent teeth is there, loss of deciduous and permanent teeth is there, and there is increased susceptibility for infections. Infections के लिए increased susceptibility होती है। Next is a direct straight away question. Which of the tooth does not resemble any other tooth in the oral cavity? To deciduous mandibular first molar, ये एक ऐसा दांत होता है जो बाकी किसी भी दांत के साथ रिजेंबल नहीं करता इन द ओरल कैविटी। डेसिडुअस मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर, डी की बात हो रही है हमारे पास। डी डज नॉट रिजेंबल एनीवन। प्राइमरी मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स रिजेंबल द परमानेंट प्रीमोलर्स। Primary maxillary and mandibular second molars resemble the permanent first molars. The primary mandibular first molar does not resemble to any of the permanent teeth. Primary mandible किसी के साथ नहीं करता resemble.